फलपुर गांव वहाँ के अलग अलग प्रकार के खास और स्वादिष्ट आमों के लिए मशहूर था। उस गांव के लगभग हर व्यक्ति के पास उसका खुद का एक आम का भाग है। ऐसे ही एक एक भाग के मालिक है गुलशन और दर्शन। दर्शन अपने भाग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, इसलिए उसकी फसल भी अच्छी होती है और उसकी कमाई भी अच्छी होती है। ऐसा क्या बात है दर्शन, जो तुम्हारे ही बाग के आम औरों के आमों से इतने जल्दी आ जाते हैं? जब तक हमारे आम बिकने के लायक होते हैं, तब तक तुम्हारे सारे आम बिक भी जाते हैं। ये बात तो मैं भी नहीं जानता हूँ काका जी। जानता भी तो शायद किसी को बताता नहीं। ऐसे कहते हुए दर्शन और वो व्यक्ति हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। गुलशन के बाग के आम वहाँ के किसी भी भाग से बहुत लेट आते हैं, इसलिए उसकी कमाई भी बहुत धीरे से होती है। चाहे जो हो, कमाई तो हो रही है ना, कहकर चुप रहने वालों से नहीं है गुलशन, इसलिए उल्टे सीधे काम करके लोगों से पीटता रहता है। मैं ऐसे अपने आप पाकने तक खाली बैठकर इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मुझे कुछ न कुछ करके उस दर्शन के बाग से कुछ आम चुराकर व्यापार करना होगा। ऐसे कहते हुए गुलशन एक दिन मौका देखकर दर्शन के बाग में चोरी करने के लिए जाता है। वहाँ के सारे आम अभी से भीगने के लिए तैयार थे। उन आमों के बीच में एक आम था जो काफी बड़ा था। उसे देखकर गुलशन, इतना बड़ा आम? मैंने आज से पहले कभी इतना बड़ा आम नहीं देखा। मैं इसे ही उठाकर लेकर जाता हूँ। ऐसे कहते हुए गुलशन उस आम को बड़ी मुश्किल से तोड़ लेता है। तभी उस आम के टूटने की आवाज सुनकर दर्शन का कुत्ता गुलशन के पीछे पड़ जाता है और उसे खूब भगाता है। गुलशन जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर निकल जाता है। शोर सुनकर वहाँ पर आया हुआ दर्शन भी उस आम को देखकर हैरान हो जाता है और बेचने के लिए बाहर निकलता है। लोग उस आम को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं और आखिर में वो आम पूरे 10,000 में बिक जाता है। वो देखकर गुलशन, ये एक आम 10,000 में बिक गया। अगर सारे आम ऐसे ही हुए तो मैं तो धनवान बन जाऊंगा। ऐसे कहते हुए गुलशन अपने जंगली दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और उसके भी आमों को बड़े करने के उपाय सोचता रहता है। तभी गुलशन के आम खा रहा एक साइंटिस्ट ऐसा कहता है, अरे वाह, तुम्हारे आम तो काफी लचली है। अगर इसमें हवा भरा तो गुब्बारे की तरह फूलने लगेंगे। ऐसे कहते हुए वो साइंटिस्ट आम खाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गुलशन उसकी बात को सीरियसली ले लेता है और एक हवा भरने वाला पंप लेकर आकर अपने आमों में एक एक करके हवा भरने लगता है। ऐसे उसके सारे आम बड़े हो रहे थे। मैं भी करूंगा व्यापार, 10,000 का एक आम बेचकर। हा 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 हा। ऐसे गुलशन आम के अंदर हवा भरता था और आम बेचता था। लोग सच में बड़े आम है कहकर खरीद कर लेकर जा रहे थे, लेकिन घर जाकर उन्हें काटने पर गुब्बारे की तरह फट रहे थे। इसलिए सब गुस्से में वापस गुलशन के पास आते हैं। हवा भर के आम बेच रहा है, वो भी 20,000 में एक। तेरी वजह से मेरी 25,000 का सूट खराब हो गया। चुपचाप हमारे पैसे लौटा दे या फिर उन पैसों के बदले में आम दे दे।
ऐसे कहते हुए लोग उसे पीटने पर गुलशन सबको उनके पैसों के आम देकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद गुलशन के पास दर्शन आकर, इतनी बार पीटने के बाद भी तुम दोबारा ऐसे ही हरकतें क्यों करते हो दोस्त? मुझे समझ में ही नहीं आता है। बेवकूफियां जितनी भी कर लूं, कितनी भी बार पीट लूं, लेकिन हर बार मेरी कमाई अच्छी ही होती है। तुम नहीं सुधरोगे, पागल हो, पागल ही रहोगे। ऐसे कहते हुए दर्शन वहाँ से चला जाता है। पनवल उत्तर गांव का सारा कचरा इकट्ठा करके हर रोज गांव के बाहर डालकर आता था। उसे ऐसा करने पर सरकार की ओर से हर महीना 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। पनवल चाहे तो अपना काम बड़ी आसानी से कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। पनवल पहले सूखे और गीले कचरे को अलग करता है, उसके बाद ले जाकर कचरा को अलग अलग जगह पर डालता है। ऐसे अपना काम पूरी ईमानदारी से करके पनवल को तो खुशी मिलती थी, लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ये सब। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप ये 5,000 रुपए की नौकरी के लिए बीमारियों से घिरे कचरे में क्यों काम करते हो? ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन कोई इस बात को नहीं मानता है। मैं 4 दिन काम पर ना जाऊं तो ये गांव कचरे से भर जाएगा, इसीलिए मुझे मेरा काम करते रहना होगा। ऐसे कहते हुए रोज की तरह पनवल काम पर चला जाता है और हर रोज की तरह कचरा इकट्ठा करके गांव के बाहर कचरा फेंकने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ सरकारी कर्मचारी थे जो पनवल को वहाँ पर कचरा फेंकने से मना करते हैं। देखो भाई, अब से तुम यहाँ पर कचरा नहीं फेंक सकते हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर बनने वाला है, लेकिन ये जगह तो सरकारी की है और मैं भी सरकारी की तरफ से ही काम करके ये कचरा यहाँ पर डालता हूँ। अगर यहाँ पर घर बनेगा तो मुझे कचरे डालने की दूसरी जगह बताओ। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम काम रोक सकते हो। फिलहाल के लिए तो ये कचरा यहाँ से लेकर जाओ। ऐसे कहते हुए वो सरकारी अधिकारी पनवल को वहाँ से भेज देते हैं। पनवल को कुछ भी समझ में नहीं आता था, इसलिए वो सारा कचरा लाकर अपने घर के सामने डाल देता है। वो देखकर उसकी पत्नी उससे ऐसा कहती है, ये क्या है जी? गांव का सारा कचरा घर के पास लाकर क्यों डाल रहे हो? अब क्या इस घर को भी डंपयार्ड हाउस बनाना चाहते हो क्या? हाँ धर्मपत्नी जी, अब कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर को ही डंप यार्ड हाउस बनाना होगा। जहाँ पर मैं रोज कचरा डालता था, अब उस जगह पर बड़ा सा घर बनने वाला है। जब तक नई जगह नहीं मिल जाती, मुझे कचरा यहाँ पर ही डालना होगा। पनवल की पत्नी उससे लड़ती झगड़ाती है और नाराज होती है, लेकिन कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती है। हमेशा की तरह थोड़ी देर पुकारकर चुप हो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और पनवल के घर के सामने कचरा बढ़ता जा रहा था अब पनवल के घर के सामने इतना सारा कचरा जमा हो गया था कि घर के अंदर या बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए पनवल और उसकी पत्नी अपने डंप यार्ड हाउस को छोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं। उन्हें देखकर मदद करने की बजाय लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ओए कचरे वालों, झोपड़ी में रह रहे हो?
क्या दिन आ गया है तुम्हारे। कचरे वाले तो तुम लोग हो, हम तो सफाई करने वाला है। दोबारा इधर नजर आए तो उठाकर उस डंप यार्ड हाउस में फेंक दूंगी। जाओ यहाँ से। ऐसे पेनवल की पत्नी तो लोगों को जवाब दे देती थी, लेकिन पेनवल सुनकर ना सुना करता था और अपने काम में लग जाता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन कुछ सरकारी अफसर पेनवल से मिलने के लिए आते हैं। पनविल, हमने जो घर बनाया था, हमें पता चला है कि उस जमीन सरकारी की नहीं है, आपके दादाजी की है और वहाँ की बाकी की जमीन भी उन्हीं की है। तो आप हमसे क्या चाहते हो? मैं वो जमीन सरकार को दे दूं? आप उस जमीन के मालिक हो, अब जो चाहे वो कर सकते हो। अगर मुझे सलाह मांगोगे तो आप उस घर को रखकर बाकी के जमीन अच्छे दाम में सरकार को बेच सकते हो। पेनवल को वो सब सही लगती है और वो वैसे ही करता है। उसके बाद पेनवल उस गांव का सबसे बड़ा धनवान बन जाता है और डंप यार्ड हाउस वैसा ही रहता है। लोग आज भी उसमें कचरा डालते हैं। कहाँ जा रहे हो जी? वो भी पैदल? डंप यार्ड हाउस जा रहा हूँ।